आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मेरी एक ऐसी सोच बन गई है, मानसिकता बन गई है, बिना आप लोगों से बातचीत किए बिना दिल मानता नहीं। लेकिन 2 दिनों से काफ़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कितना भी दिल करता रहे लेकिन सोने की इच्छा हो रही थी, इसलिए आप लोगों के बीच में आ नहीं सका। हालांकि बैठे बैठे मैंने टीवी देखा, जिस मीडिया को मैं मनु स्ट्रीम को कहता हूँ उसे मैंने देखते रहा, और सोशल मीडिया में मैं लगातार सक्रिय रहा, अपनी बातें उसमें साझा करते गया। मेरे बात समझ गए होंगे किस विषय पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम था कल। मध्य प्रदेश में जो अहम चुनावी नतीजे थे उपचुनाव के, विधानसभा के, उसको भी मैं काफ़ी गंभीरता से देख रहा था। कर्नाटक और गुजरात और उत्तर प्रदेश के भी कुछ सीटों में विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम थे, हालांकि उस पर ज़्यादा मेरी नज़र नहीं थी। मध्य प्रदेश और बिहार पर नज़र जरूर थी। तो दोस्तों मैं इस चुनाव का जो परिणाम जो भी हुआ आप सबने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। चुनाव क्या नतीजा क्या था ये कोई कहने की बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पर मैं क्या सोचता हूँ, उस पर मैं क्या समझ रहा हूँ उस नतीजे को देखकर, यह मैं अपनी बात आप तक बताना चाहता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हो, यदि मेरी किसी टिप्पणी से आपको लगे कि ये आप सहमत हो या असहमत हो, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप अपनी बातें को ज़रूर साझा कीजिएगा, और संभव होगा तो मैं उसका जवाब भी अगले वीडियो में दूंगा या कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे दूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव नतीजे की बात पे आता हूँ। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं 15 महीने एक सरकार चली, कांग्रेस सरकार चली। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जनता ने 15 साल के जो शासनकाल है या जो सत्ताधारी दल भाजपा है, कहीं ना कहीं उससे असंतोष जाहिर करते हुए विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुना, और मध्य प्रदेश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में सौंपी, और मध्य प्रदेश के मुखिया या सीएम बने कमलनाथ। लेकिन 15 महीने ही बीते थे, खबर ये आती है राजनीतिक गलियारों से, मीडिया के माध्यम से, कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। अल्पमत में क्यों आई? क्योंकि उनके 22 विधायक, कांग्रेस के 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेते हैं। ज्योतिराज सिंधिया को सबसे बड़ा जवाबदार इस मामले पर ठहराया जाता है। हालांकि इसमें खरीदी फरोख्त बहुत सारे आरोप लगे, मैं फिर से उस विषय को डिटेल से नहीं बताना चाहता हूं, ये बात अब पुरानी हो गई है। लेकिन कारण यही हुआ कि 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और 22 विधायकों ने कांग्रेस सरकार को छोड़ दिया। इसके कारण मध्य प्रदेश में यह आवश्यकता पड़ गई कि विधानसभा के उपचुनाव हुए। आपको बता दूं 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 2-3 विधायक भाजपा के ही थे और कुछ कांग्रेस के भी थे, जिनके असामयिक मृत्यु के कारण वो सीटें खाली हुई थी। तो ऐसे 28 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिस पर सबकी नज़र थी, और नज़र इसलिए थी क्योंकि ये 28 सीटें यदि कांग्रेस के पाले में आ जाती या 25 सीटें भी कांग्रेस के पाले में आ जाती, तो मध्य प्रदेश में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता खिसक कर कांग्रेस के हाथ में आ जाती। तो स्वाभाविक है कांग्रेस भी चाह रही थी कि वो जो सत्ता उसके हाथ से फिसली है, वो सत्ता फिर से उसके पास वापस आ जाए, और भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए भरसक प्रयास कर रही थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 9 सीटें कांग्रेस जीत पाई और 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत ली। उसने बहुत अच्छे अंतराल से जीत लिया। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चमत्कार कैसे कर दिया? मध्य प्रदेश की 15 महीने की जो सरकार है, उससे क्या जनता इतनी नाराज थी? उसके ऐसे कौन से काम थे जो काम जनता को पसंद नहीं आए, और 15 महीने में जिन लोगों को पहले जिन दल बदलू
विधायकों के कारण, नेताओं के कारण ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने देखे। मध्य प्रदेश की जनता को फिर से चुनाव में जाना पड़ा, अपने वोट का प्रयोग करना पड़ा। क्या जनता ऐसे लोगों से खुश थी कि जनता ने उन्हें अपार प्यार दिया, जनता ने अपना बहुमूल्य वोट फिर से दिया? जबकि आज से 2 साल पहले की बात करूं तो 2 साल पहले जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिन नेताओं को जनता ने वोट इसलिए दिया था कि ये भाजपा को सत्ता से बाहर करे, भाजपा की नीतियों से जनता परेशान थी, इसलिए जनता ने जो अपना मत दिया था या वोट दिया था वो इन विधायकों को दिया था, इन प्रतिनिधियों को दिया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में दिया था। ये बात स्पष्ट है। लेकिन उसके बावजूद जब यही नेता पुनः भाजपा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, भाजपा के पाले में खड़े हो जाते हैं और भाजपा की ओर से चुनाव लड़ते हैं, तो जनता उन्हें जिता देती है और जनता उन्हें भारी मतों से जिताती, ऐसे परिणाम बता रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्या वाकई में जनता ने इन्हें वोट दिया है या हवा से वोट आ गए? कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले नेताओं को वोट दिया जो कभी कांग्रेसी होते थे, कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, जिनकी बचपन से लेकर बुढ़ापा के पड़ाव पर आ गए हैं, वे कभी बहुत ज्यादा कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे और गाहे बगाहे भाजपा की कटु आलोचना करते थे। आखिर जनता ने उन्हें कैसे जिता दिया? आखिर जनता ने उन्हें कैसे जिता दिया? ये सवाल सबसे ज्यादा हमारे सामने है। इसी सवाल के बाद एक उत्तर भी सामने आता है। जब चुनाव नतीजे सामने आ रहे थे, जब मतगणना चल रही थी, जब खुलजा सिम सिम ईवीएम हो रहा था, तभी एक समाचार आता है मध्य प्रदेश के सागर सुर्खी क्षेत्र से सरकार के एक अहम हिस्सा हुआ करते थे और मंत्री थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस गद्दार करार दे रही थी, जिन्हें कांग्रेस दल बदलू करार दे रही थी और वाकई में वे दल बदलू है। उनके विपक्ष की जो प्रत्याशी है, कांग्रेस की प्रत्याशी, आरोप ये लगाती है मतगणना के दौरान जो ईवीएम है उसका नंबर मिसमैच हुआ है। जो ईवीएम वहां पर आई, उस ईवीएम का नंबर जो उनके पास प्रत्याशियों के पास जो लिस्ट होती है उससे मैच नहीं खा रहा है, जिसके कारण चुनाव अधिकारी कुछ देर के लिए मतगणना रोक देते हैं। यह खबर आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खबर ये आती है गोविंद सिंह राजपूत, भाजपा के जो कैंडिडेट है, जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, जो कभी कांग्रेसी खेमे से निकलकर भाजपा में घुसे थे, भाजपा का दामन जिन्होंने थामा था, वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि मतगणना के दौरान जो ईवीएम मशीन का जो आरोप लगा, जो नंबर मिसमैच का आरोप लगा, क्या उस आरोप को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? जबकि लोग गाहे बगाहे यही कहते हैं ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी के माध्यम से भाजपा चुनाव जीत जाती है। ऐसा ही कुछ आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी लगा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। नेता उदित राज भी यही कह रहे हैं कि ईवीएम में घपला होता है, ईवीएम से चुनाव कराना जनता के वोटों के साथ विश्वासघात है। इस प्रकार की आवाजें अब चारों तरफ से सुनाई देने लगी है। यही कुछ आवाजें अब बिहार से भी सुनाई आने लगी है। अब मेरा सवाल यह है कि जब तुम चुनाव हार रहे हो, जब चुनावी नतीजे तुम्हारे खिलाफ में आ रहे हो, अब रोने से क्या मिलेगा? अब तो ईवीएम खुल गई है, परिणाम सामने आ गया है, तुम्हारे पास जो प्रमाण पत्र मिला है वो तो हार का मिल गया है और जीतने वाला तो जीत के अब सत्ता का लाभ भोगेगा। अब तुम्हारे रोने से या चिल्लाने से, आवाज उठाने से क्या होगा? जिस समय तुम्हें जन आंदोलन करना चाहिए, जिस समय तुम्हें सड़कों पर उतरना चाहिए, जिस समय तुम्हें इसका व्यापक विरोध करना चाहिए,
जब विश्व के अन्य देशों में, जब विश्व के विकसित देशों में ईवीएम मशीन का चलन बंद कर दिया गया है, तब इस देश में ईवीएम क्यों ढोया जा रहा है? आरजेडी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, भारी धांधली हो रही है। जब इस प्रकार का आरोप लगा रहे थे तो टीवी एंकर, जो न्यूज एंकर या पत्रकार, ये रही थी कि अब ईवीएम का रोना चालू हो गया। पत्रकार को जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति, उसकी बात सुनना चाहिए और उसने जो आरोप लगाया उस आरोप को दिखाना चाहिए, उस आरोप को बताना चाहिए कि ये आरोप लगाया जा रहा है। वो पत्रकार ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग की प्रवक्ता है, वो ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव आयोग की प्रवक्ता है, ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, ऐसा लग रहा था कि वो ईवीएम की प्रवक्ता है, और ऐसा लग रहा था कि वो ईवीएम के मामले में एक्सपर्ट है। इसलिए एकदम से सर्टिफिकेट बांट रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। सवाल यही उठता है कि जो सुर्खी विधानसभा का जो मामला सामने आया, इसी प्रकार का मामला बिहार विधानसभा के कई चुनावी क्षेत्रों से भी सामने आए। उनका कहना है 30 से 40% जो मशीनें हैं वो मिसमैच पाई गई, उसका नंबर गलत पाया गया, डुप्लीकेट नंबर पाया गया। इस प्रकार का आरोप जो है विपक्षी पार्टियों ने बिहार में भी लगाया है। मैं बिहार की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात को कंप्लीट कर देता हूं। तो मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई है। अब ये कैसे बन गई है? क्या जनता ने फिर से सत्ता सौंप दी है शिवराज सिंह चौहान को, या कुछ भारी गड़बड़ हुआ है? इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग या शिवराज सिंह चौहान खुद दे सकते हैं। जहां तक आप मेरा प्रश्न पूछेंगे, जहां तक आप मुझसे जवाब मांगेंगे, मैं आपको बता दूं, मुझे संदेह है इस चुनाव नतीजे पर, मुझे संदेह है इस प्रणाली पर, मुझे संदेह है ईवीएम प्रणाली पर। मुझे पूरा विश्वास है कि ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें घपले होने के 100% चांसेस हैं। मध्य प्रदेश की जिस जनता ने लगभग 2 वर्ष पूर्व जिस सरकार को, जिस पार्टी को सत्ता से बाहर किया था, सत्ता से बेदखल किया था, आखिर ऐसा क्यों, आखिर फिर क्यों जनता उन्हें अपना विश्वास जताएगी? और सबसे बड़ी बात कि जनता उन्हें क्यों चुनेगी जिन्हें जनता पहले चुन चुकी किसी अलग पार्टी के माध्यम से, और ऐसे लोगों को क्यों चुनेगी जिन पर आरोप लग रहा है कि ये गद्दार हैं, और ऐसे लोगों को जनता क्यों चुनेगी दल बदलू का चस्पा लग चुका है। फिर परिणाम ऐसा क्यों आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई में लोकतंत्र की जीत हुई? यह सवाल सबसे बड़ा है। क्या वाकई में निष्पक्ष चुनाव हुए? का यह सवाल होगा। यदि धांधली हुई है तो भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें क्यों नहीं जीत गई? फिर वो 9 सीटें उसने क्यों गवा दी? यह सवाल बिल्कुल जायज है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि चोरी की जाती है तो अक्लमंदी से की जाती है ताकि लोगों को शक ना हो। यही लागू होता है इस ईवीएम नतीजे से, यही लागू होता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी नतीजे से। मतलब अक्लमंदी के साथ में गड़बड़ी हुई है। जहां जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा सीटें वो जीत ही चुके हैं। मतलब सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे, ईवीएम पे भरोसा भी ना छूटे। मतलब जहां चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, कम से कम वो उम्मीदवार, वहां कांग्रेस के नेता ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम में धांधली हुई है। मतलब ईवीएम पे भरोसा कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को भी जिताया जा रहा है। अब आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे तब आपने देखा था क्या नजारा था चुनावी सभाओं में, जहां 32 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे नीतीश सरकार को बचाने के लिए।
वहां पर एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव का घूम रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां 32 हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जेडीयू को जिताने के लिए और नीतीश सरकार को बरकरार रखने के लिए पूरे बिहार विधानसभा में चप्पे चप्पे पर अपनी चुनावी सभा कर रहे थे, वहीं पर महज 31 साल का एक युवा तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर लेकर पूरे बिहार में घूमने का प्रयास कर रहा था। काटतोड़ उस युवा ने चुनावी सभा भी की और उस युवा की चुनावी सभाओं में अपार जनसमूह उमड़ भी रहा था। जनसमूह को देखकर लोग ये कहने लगे थे कि अब की बार तो तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। और जब चुनावी नतीजे आने वाले थे उसके 2 दिन पहले मनुस्ट्रीम मीडिया के हर चैनल ने यह घोषित कर दिया था अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और नीतीश कुमार की सत्ता खत्म हो गई है, नीतीश कुमार की सत्ता उनके हाथों से फिसल गई है। ये खबरें आप लोगों ने 2 दिन पहले हर टीवी चैनलों के माध्यम से देख ली होगी। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस दिन चुनावी नतीजे जब चालू हुए और जब हमने देखा 2 घंटे तक, शुरुआती 2 घंटे तक तेजस्वी यादव भारी अंतर से एनडीए से आगे नजर आ रहे थे, भारी अंतर से, दुगने अंतर से। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, एक बार और स्पष्ट कर दूं, 2 घंटे तक जो बैलेट खुल रहे थे, जो पोस्टल खुल रहे थे, उसमें तेजस्वी आगे थे और ईवीएम खुलती है उसमें तेजस्वी यादव पिछड़ गए। पिछड़ते चले गए तो एक ऐसा वक्त नहीं आया कि वो एनडीए से 1 सीट भी आगे हो, ऐसा हमने आधी रात तक देखा, उसमें एनडीए ही आगे नजर आई। उसी दरमियान आधी रात को हमने देखा आरजेडी के खेमे से ये आवाज आने लगी कि ईवीएम के माध्यम से और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मुख्यमंत्री आवास पर एकत्रित होकर चुनाव में गड़बड़ी करने की साजिश रची जा रही है, साजिश हो रही है की बातें सुनाई आने लगी। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ये बात स्पष्ट हो गई, बिहार में फिर से नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चुनाव में जो भीड़ थी, अपार जनसमूह था, क्या उस जनसमूह ने तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया? क्या वह भीड़ जो चुनावी सभाओं में तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, तेजस्वी यादव की एक झलक देखने के लिए उतारू हो जा रही थी, परेशान हो रही थी, तेजस्वी यादव की एक झलक देखने के लिए आंखों को टकटकी लगाए देख रही थी, उसने ईवीएम की जो बटन है वो तेजस्वी यादव के लिए नहीं दबाया? क्या उसने ईवीएम की बटने कमल के फूल को या जेडीयू के जो भी उसका निशान उसको दबा दिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस समय बिहार में सबसे ज्यादा लोग 2000-3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करने के लिए मजबूर थे, ये पुरानी बात नहीं हुई, ये 2-3 साल पहले की बात भी नहीं है, महज 5-6 महीने पहले की बात है। क्या उनके परिवार वालों ने, क्या बिहार के आम लोगों ने जिन्हें देखा इस परेशानी को, जिन लोगों ने इस परेशानी को झेला है, जिन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खोया है, ऐसी चलते चलते सफर करते करते लोग मृत हो गए हैं, क्या उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा? क्या उन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया होगा? जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों को लाने के लिए बस भेज देती है कोटा राजस्थान और गरीबों को पैदल आने के लिए मजबूर कर देती है, उनके लिए ना कोई साधन मुहैया नहीं कराती, क्या उस परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या नीतीश सरकार को वोट दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा। दोस्तों मैं एक दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस भीड़ ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन को ही वोट दिया है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से फिर धांधली हुई है और ये धांधली जब तक ईवीएम रहेगी तब तक होती रहेगी, सरकार चाहे कोई भी आ जाए।
अब सवाल ये उठता है कि कुछ विपक्षी दल भी इस पर हो हल्ला कर रहे हैं। जो हार गए हैं वो हो हल्ला जरूर कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ये विधवा विलाप बंद करो। और ऐसी आवाज आज उठा रहे हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले जब जब कोई भी चुनाव होते हैं, जब ये हारते हैं तो 2-4 दिन चिल्लाते हैं, उसके बाद ये अपने एसी के कमरों में सो जाते हैं और विपक्ष की भूमिका कैसे निभाते हैं? सोशल मीडिया में सक्रिय होकर अपनी भूमिका को बाकायदा निभाते हैं। लेना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी होती है, आपको ईवीएम पर संदेह है, आपको इस चुनाव प्रणाली पर संदेह है, तो आप इस चुनाव प्रणाली का हिस्सा क्यों बनते हो? जब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको इस चुनाव प्रणाली में शामिल नहीं होना चाहिए। जब मालूम है जो आपके पक्ष में वोट आएंगे वो आपको मिलने वाले नहीं हैं, तो फिर क्या, किस भरोसे से आप चुनाव में जाते हो? किस भरोसे से आप अपना नामांकन दाखिल करते हो? आप ये सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी आप पे कोई मेहरबानी करने वाली है? शायद आप यही सोचते हो, तभी आप चुनाव का हिस्सा बनते हो ना। यदि वास्तव में आप ईवीएम के खिलाफ में हो, यदि वास्तव में आप ईवीएम प्रणाली पर संदेह करते हो, तो आपको ईवीएम के माध्यम से होने वाले किसी भी चुनाव का बाइकॉट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और विरोध सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि सिर्फ विरोध हो और जब चुनाव आए तो आप उसी माध्यम से, उसी व्यवस्था के माध्यम से आप चुनाव भी लड़ें। नहीं, यदि आप उसका विरोध करते तो आपको चुनाव में हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप विरोध करते हैं तो इस विरोध को ईमानदारी से दर्ज कराइए, तब लोग आप पर भरोसा करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर, इस ईवीएम पर संदेह करके सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, जिसके एक बड़े नेता ने एक मोटी किताब लिख दी थी कि ईवीएम में कैसे धांधली होती है, आज वही पार्टी यदि ईवीएम पर संदेह नहीं करती है बल्कि ईवीएम की पैरोकारी करती है, ईवीएम की वकालत करती है, तब आप समझ जाइए गड़बड़ी है। आपको लग रहा है कि यह व्यवस्था संदेहास्पद है, आपको लग रहा है वाकई में धांधली हो रही है, धांधली होती है, तो आप विरोध उस समय तक करते रहिए जब तक ईवीएम भारत के अंदर बंद ना हो जाए। कुमार के हाथ में यदि सत्ता की बागडोर आई है तो वो ईवीएम के माध्यम से आई है। जनता ने नीतीश कुमार सरकार को नकारा है, यही हकीकत है।